हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 14th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा उसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके वेरिएशन, इसके क्वेश्चन हम सब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा जनरल मेथड टू सॉल्व एनी सर्किट। मीन्स अभी तक जितना रूल्स हमने पढ़ा है ना सर्किट सॉल्व करने के लिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और पोटेंशियल वाला मेथड, सिमेट्री वाला मेथड, आज ये पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ये सारे मेथड जब फेल हो जाएं तो एक जनरल मेथड होता है सॉल्व करने के लिए सर्किट का, जिससे कि हम कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सर्किट, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे जो भी सर्किट हो, सीरीज वाला, पैरेलल वाला, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, चाहे जो भी सर्किट हो, उसको हम जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स जब सारे फॉर्मूला हमारे फेल हो जाएं तब इसको लगाना है, ठीक। बाकी जगह तो हम ये सब यूज़ करेंगे। ये मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये है कि ये मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है। यूज़फुल मीन्स ये मेथड को आप कहीं भी लगा सकते हो, भले थोड़ा सा लंबा है लेकिन आंसर आपका ज़रूर निकाल के देगा। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह का एक सर्किट दिया है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी टर्मिनल है, और हमको पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें तो ये ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो पैरेलल है, बिकॉज हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों पैरेलल में हैं क्योंकि ये वाला सर्किट यहाँ पे आ जा रहा है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि बीच में ये वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये ना ही सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इसको सॉल्व किस तरह से करें, इसको सॉल्व किस तरह से करें, अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहला स्टेप हम इसको यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जितने क्वेश्चन रहते हैं उसमें जनरली उसमें बैटरी से कनेक्टेड तो होता है, तभी तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। बैटरी नहीं रहेगा तो चार्ज ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, और चार्ज ट्रांसफ़र होगा नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। इसलिए सारे क्वेश्चंस में ये बैटरी से कनेक्टेड तो होता ही है। सपोज ये बैटरी का कोई भी पोटेंशियल है, हम उसको मान लेते हैं। अब हमको ए और बी पॉइंट के बीच में ढूंढना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम मान लेते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो है एक प्लस क्यू चार्ज निकला। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उससे प्लस क्यू चार्ज निकला, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उससे कितना चार्ज निकलेगा, माइनस क्यू, ठीक। यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला और चार्ज जो है यहाँ पे वायर के माध्यम से यहाँ तक पहुँच गया, मीन्स यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर दो रास्ते दिख रहे हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज जो है स्प्लिट कर जाएगा। प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज का। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर C कैपेसिटेंस है, यहाँ पर 2C कैपेसिटेंस है, तो इक्वली स्प्रेड तो होगा नहीं। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है Q1 चार्ज गया, प्लस Q1 चार्ज गया, और यहाँ पर जो है प्लस Q2 चार्ज गया। बिकॉज ये दोनों सेम तो है नहीं, तो इक्वली स्प्रेड तो होगा नहीं चार्ज। अगर दोनों सेम होते तो मैं Q/2 कर देता, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो मैंने इसको प्लस Q1 दिया और इसको प्लस Q2 दिया। उसी हिसाब से माइनस क्यू भी यहाँ से आ रहा है, तो माइनस क्यू यहाँ पे आके पहुँचा, माइनस क्यू यहाँ पे आके पहुँचा। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल केस है। देखो हमने 2C के पास Q2 चार्ज भेजा है, 2C के पास हमने Q2 चार्ज भेजा है, तो यहाँ पर 2C के पास हम यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज भेजेंगे, और यहाँ पर C के पास हमने प्लस Q1 चार्ज भेजा है, तो यहाँ पर C के पास हम भेजेंगे माइनस Q1 चार्ज। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए डायरेक्टली हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल्स दिए होते हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी अज्यूम कर दें, Q1 Q2 Q3 करके। लेकिन 2C के पास Q2 भेजा तो वहाँ पर माइनस Q2, यहाँ पर प्लस Q1 गया तो वहाँ पर माइनस Q1। अब चार्ज जो है स्प्रेड हो जाएगा कैपेसिटर के बीच में। यहाँ पर आएगा प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पर आएगा माइनस Q1 चार्ज। ये Q2 होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस Q2 चार्ज और यहाँ पर आएगा माइनस Q2 चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर के अपोजिट प्लेट्स पर अपोजिट चार्ज होते हैं, हमने रूल पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर प्लस Q2 आएगा तो यहाँ पर माइनस Q2 आएगा, यहाँ पर प्लस Q1 तो यहाँ पर माइनस Q1। उसी हिसाब से अगर यहाँ पर माइनस Q1 आ रहा है इसकी वजह से,
तो अपोजिट प्लेट पर अपोजिट चार्ज आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q1। उसी हिसाब से यहाँ से Q2 आ रहा है तो इस प्लेट पर आ जाएगा माइनस Q2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है तो इस प्लेट पर आ जाएगा प्लस Q2 चार्ज। ठीक, इस प्लेट पर क्या आ जाएगा प्लस Q2 चार्ज। तो हमने ये चार्ज को यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब देखो, अब जो बीच का कैपेसिटर है उस पर हमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, यहाँ से Q1 चार्ज आ रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हमने सिखाया था आपको पहले लेक्चर में कैपेसिटर के, कि देखो ये प्लेट और ये प्लेट, मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ये जो मेरा तीनों प्लेट है, ये तीनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये तीनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये तीनों प्लेट किसी और प्लेट से टच नहीं है। देखो यहाँ पर वायरिंग सिस्टम है, उससे किसी से भी टच नहीं है। देखो ऐसा लग रहा है कि तीनों प्लेट हवा में है। ठीक है, देखो तीनों प्लेट जो है पूरे मेन सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि तीनों प्लेट हवा में है, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज जो है जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो क्यों होता है, बिकॉज इनिशियली उस पर चार्ज जीरो होता है। इनिशियली इस पर चार्ज कितना था, जीरो था, तो फाइनल भी उतना ही चार्ज होता है। जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। तो इनिशियली इस पर चार्ज कितना था, जीरो था, तो फाइनली भी इस पर चार्ज कितना होगा, जीरो। तो इस पर हमको नेट चार्ज जीरो बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q1 है। तो अगर हमको चार्ज जीरो बनाना है, अगर हमको चार्ज जीरो बनाना है, देखो यहाँ पर ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, तो हमारा नेट चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। हमारा नेट चार्ज क्या होगा, अगर तो इस पर कितना चार्ज आएगा बताओ, क्योंकि ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, तो प्लस Q1 और माइनस Q1 क्या हो गए, ज़ीरो चार्ज हो गए। मीन्स इस प्लेट पर हमारा कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट पर हमारा ज़ीरो चार्ज आएगा। क्योंकि अगर कोई और भी चार्ज रख देंगे, अगर यहाँ पर दूसरा कोई चार्ज रखेंगे, तो यहाँ पर ये सिस्टम का नेट चार्ज जो है ज़ीरो नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिस्टम का नेट चार्ज जो है ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्लस Q और माइनस Q ज़ीरो तो हो ही गए, तो यहाँ पर जो चार्ज इस पर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। उसी हिसाब से यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस Q2 है, यहाँ पर माइनस Q2 है, और यहाँ पर देखो ये भी एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये भी एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर प्लस Q2 है, यहाँ पर माइनस Q2 है, तो बताओ इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट पर आएगा ज़ीरो चार्ज, डेफिनेटली ज़ीरो आएगा। क्योंकि अगर ज़ीरो के सिवा दूसरा कुछ आ गया तो हमारा एक प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी कि आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये प्लेट पर आ रहा है ज़ीरो चार्ज। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से जितना चार्ज आएगा ये बीच में कहीं जा ही नहीं रहा है। देखो बीच में कितना चार्ज आ रहा है, बीच में टोटल ज़ीरो चार्ज आ रहा है। यहाँ पर चार्ज ज़ीरो है, यहाँ पर चार्ज ज़ीरो है, मीन्स सारा चार्ज जो है यहाँ से पास कर जाएगा, सारा चार्ज जो है यहाँ से पास कर जाएगा। और बीच में ये जो कैपेसिटर है इसको ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, समझे। देखो यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पर Q1 Q2, तो यहाँ पे ये प्लेट पे जो है देखो माइनस Q2 प्लस Q2 ज़ीरो हो गए, तो यहाँ पर भी ज़ीरो ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कुछ चार्ज आएगा तो टोटल जो है ज़ीरो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो चार्ज आया। इसका मतलब सारा चार्ज जो है यहाँ पर ही फ्लो कर जाएगा, और यहाँ से जो चार्ज आएगा Q1 वो पूरा यहाँ पर ही फ्लो कर जाएगा, और बीच में ये जो कैपेसिटर है इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटर है ये हमको फालतू में दिया गया है, ये जो कैपेसिटर है ये यूज़लेस है। इसका भी कंडीशन होता है यूज़लेस होने का, बिकॉज यहाँ पर देखो हमको नेट चार्ज ज़ीरो करना था, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आया, इसलिए ये कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो अगर ये कैपेसिटर अगर मैं हटा दूँ, अगर इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, सब बोलो कैपेसिटर है ही नहीं, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में है, क्योंकि ये है ही नहीं बीच में, तो ये दोनों सीरीज़ में है। तो C और C सीरीज़ में कितना हो जाएगा, C/2, और 2C और 2C सीरीज़ में कितना हो जाएगा, C और C सीरीज़ में हो जाएंगे C/2, 2C और 2C सीरीज़ में हो जाएगा C। अब C/2 और C दोनों किस में हैं, पैरेलल में, तो C/2 प्लस C हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C हमारा आंसर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा हमारा 3C/2।
तो देखो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पर कि बीच वाले प्लेट है उस पर जो हमारा नेट चार्ज 0 आ रहा है, इसलिए ये प्लेट हमने हटा दिया और हमारा सिर्फ इतना ही चार कैपेसिटर बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर C और C का C/2 हो गया, यहाँ पर 2C और 2C का हो गया C, और उसके ऊपर से हमने नेट कैपेसिटेंस निकाला तो कितना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C/2। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। आपने ये कॉन्सेप्ट समझा, अब इसको हम क्या करते हैं एक जनरल केस पर अप्लाई करते हैं। ठीक, इसको एक जनरल केस पर अप्लाई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसी कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज देखो यहाँ पर अब यहाँ पर एक जनरल केस ड्रॉ करता हूँ मैं। इस जनरल केस से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर सेम उस तरह का कंस्ट्रक्शन फिर से कर रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस C1 लेता हूँ, यहाँ पर कैपेसिटेंस C2, यहाँ पर C3 ले लेता हूँ, यहाँ पर C4 और यहाँ पर C5। एकदम जनरल केस की बात करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने समझा यहाँ पर कि यहाँ पर चार्ज था, यहाँ पर चार्ज था, आइसोलेटेड सिस्टम था। तो नेट चार्ज 0 की वजह से बीच में C5 पे अगर चार्ज 0 आता है, अगर C5 पे हमारा चार्ज 0 हो जाता है तो ये दोनों सीरीज़ में और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। पहली बात तो इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पड़ा? व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए पड़ा बिकॉज हमारे पास दो रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, बीच में कुछ इस तरह का ब्रिज करके आ गया है। बीच में कुछ इस 2 पॉइंट पे ऐसा एक हमने ब्रिज जैसा बना दिया है जो कि C5 कैपेसिटर है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रिज जैसा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यही कॉन्सेप्ट है। उन्होंने क्या बताया कि कब जो है C5 पे चार्ज 0 होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या बताया, कब जो है C5 पे चार्ज 0 होगा। यहाँ पर लिखो द चार्ज ऑन C5 इस C5 मीन्स ये बीच का कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर हमने C5 लिया है इसको, ये बीच वाला जो कैपेसिटर है वो। द चार्ज ऑन C5 इज 0 व्हेन द चार्ज ऑफ C5 इज 0 व्हेन। जब C5 पे चार्ज 0 कब होगा? जब एक कंडीशन हमारा लगेगा कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब हमारा जो चार्ज C5 है उस पर हमारा जो चार्ज आ जाएगा वो 0 हो जाएगा और बीच का एक कैपेसिटर है इसको हम निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ने ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर C1/C2 या C1/C3 इक्वल टू, देखो इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 हो जाता है, मीन्स इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो बीच का जो कैपेसिटर C5 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर C था, यहाँ पर 2C था, यहाँ पर C था, यहाँ पर 2C था। तो C/2C, तो C/2C इज इक्वल टू C/2C आ रहा था, मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2, मीन्स C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। ये रेशियो हमारा मेंटेन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर जो C5 था उस पर चार्ज आया था 0। उसका प्रूफ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, किस तरह से 0 आया था, आइसोलेटेड सिस्टम बना के हमने किया था। तो व्हीटस्टोन ने भी यही कॉन्सेप्ट बताया कि जब C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो जाएगा तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा और बीच का जो C5 कैपेसिटर है उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये रेशियो याद रखना, इसको आप C1/C2 बोलो या C1/C3 बोलो।
ठीक है, कोई भी बोल सकते हो। C1/C2 इक्वल टू C3/C4 बोलो, या C1/C3 इज इक्वल टू C2/C2 बोलो। तो बीच में जो कैपेसिटर लगा रहेगा बीच में, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट्स है, इसके बीच में जो कैपेसिटर लगा है उसको हम निकाल सकते हैं, और ये हमारा सीरीज़ में हो जाएगा, ये सीरीज़ में हो जाएगा, उसके बाद तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने हमारा सर्किट सॉल्विंग जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा ईजी बनाया, बिकॉज ये बीच में आ रहा था तो हमारा उसके कॉम्प्लेक्स हो रहा था, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से वो हमारा इजी हो गया और उसको हमने सॉल्व कर लिया। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम सब जगह चार्ज सेम ले लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर सब जगह पर चार्ज C ले लेते हैं। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये कंडीशन आप नोट कर लो, बाकी सब पॉइंट में रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हर जगह चार्ज में क्या ले रहा हूँ, C। अगर मैं सब जगह चार्ज C ले लूँगा तो C/C इज इक्वल टू C/C आ रहा है, मीन्स ये रेशियो जो है मेंटेन हो रहा है। तो बीच का चार्ज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं और फिर इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का यही कॉन्सेप्ट कहता है, इसको आप नोट कर लो। इसका प्रूफ किस तरह से आता है हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, नेट चार्ज यहाँ पर बना के इसको हमने 0 कर लिया था। तो जनरल केस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यही कॉन्सेप्ट है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन थे, एक दो हम अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है वो उसी तरह से आपको बना के दिया रहेगा। हर बार ज़रूरी नहीं कि इस तरह से बना के दे दिया हो आपको, इस तरह से। कभी कभी हमको ढूंढना भी पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ पे लग रहा है, हमको उसको खुद से निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो सकता है इस तरह से, लेकिन हम उसको उस तरह से बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार कुछ इस तरह से दिया हो कि बीच का निकाल दो डायरेक्टली, वो सब तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे ना। डायरेक्टली रेशियो मेंटेन कर लो, बीच का निकाल दो, इजी। लेकिन देखो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले अरेंज करते हैं। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल मानते हैं। देखो ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ए होगा हमारा। हमने बताया था ये वायर है बीच में। लेकिन देखो यहाँ पर क्या पोटेंशियल ए होगा, मुझको बताओ यहाँ पर पोटेंशियल ए होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर पोटेंशियल ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर प्योरली एक कंडक्टिंग वायर होता तब यहाँ पर पोटेंशियल जो है ए हो जाता, मीन्स यहाँ पर का जो पोटेंशियल है वहाँ सेम पोटेंशियल यहाँ पर हो जाता। लेकिन यहाँ पर बीच में कैपेसिटर भी आ गया है, तो ये पूरा कंडक्टिंग वायर नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा नहीं। कल के क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर एक जनरल मैं समझ लो, सपोज यहाँ पर मैं कुछ पी पॉइंट ले लेता हूँ। पी पॉइंट यहाँ पर पी जो है पोटेंशियल सेम नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल बी है तो यहाँ पर बी पोटेंशियल होगा क्योंकि सेम वायर है। लेकिन क्या यहाँ पर पोटेंशियल बी होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो है बीच में कैपेसिटर आ गया ना, ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। पूरा कंडक्टिंग वायर थोड़ी हो गया, अब बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं आएगा। इसको मैं क्यू पॉइंट बोल देता हूँ, जो भी हो अपना। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ए, क्यू, पी और बी। सब अलग अलग पॉइंट्स है, किसी का भी पोटेंशियल सेम नहीं है कि जिससे हम उसको साथ में लिखें। ठीक है, कल का लेक्चर तो देखा होगा ना आपने। तो देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ए और बी पॉइंट है हमारे पास, तो ए पॉइंट यहाँ पर है, हमने बी पॉइंट यहाँ पर लिखा, और हमारे पास पी और क्यू पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्यू पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। हमको ए और बी पॉइंट के बीच में चाहिए वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो पहला ए और क्यू के बीच में एक हमारा कैपेसिटर है, तो ए और क्यू के बीच में कैपेसिटर ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद क्यू और पी के बीच में, तो क्यू और बी के बीच में कैपेसिटर है, उसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या है, पी और बी के बीच में, तो पी और बी के बीच में कैपेसिटर, उसको ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्यू और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ये देखो क्यू और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है सी, तो क्यू और बी इसके बीच में एक कैपेसिटर है सी, इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पर। और देखो यहाँ पर ए और पी के बीच में भी एक कैपेसिटर है सी, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो तब ध्यान से देखो कि सबका कैपेसिटेंस सी है, सबका कैपेसिटेंस कितना है? सी। ठीक है, तो
तो यहाँ पर हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैठा हमको दिख रहा है, क्योंकि C/C इज इक्वल टू C/C, मीन्स हमारा जो रेशियो है वो भी सही आ रहा है कि C/C इज इक्वल टू C/C। मीन्स जब भी हमारा रेशियो सेम आ जाएगा तो बीच का कैपेसिटर हम निकाल सकते हैं, ये वाला हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे, अगर इसको हमने निकाल दिया यहाँ से, इसको हमने अगर यहाँ से निकाल दिया तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो C/2, इस C और C का C/2 आ जाएगा और C और C का हो जाएगा C/2, और दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो हमारा नेट कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, C इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, C। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाने से ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन उसको हमको पहचानना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही डायग्राम बना के दिया हो, कभी कभी इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी दिया हो सकता है, तो उसको हमको रीअरेंज करके कुछ इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो हमारा C/2 और C/2 हमारा C आ गया, तो हमारा नेट C इक्विवेलेंट क्या आ गया, C। इस तरह से हमने निकाल लिया। इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्के से क्लियर हो जाए। इसको यहाँ से रफ करके सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर उसके बेस पर हम कुछ 1-2 अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, पहले तो इसको पॉज करके आप ट्राई कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। सेम कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, फिर इसको आप मतलब रिज्यूम करना। तो हम इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ये A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। तो आप देख सकते हो ध्यान से, आप देख सकते हो ध्यान से, ये देखो ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। देखो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में इसको आप इस तरह से रोटेट कर दोगे तो देखो ये C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, हमारा जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है। मीन्स देखो 2C/2C इक्वल टू 2C/2C, मीन्स हमारा रेशियो जो है मेंटेन कर रहा है। तो अगर ये दोनों और ये दोनों हमारा रेशियो जो है मेंटेन हो रहा है, अगर ये रेशियो हमारा मेंटेन हो रहा है, तो बीच वाला ये जो लाइन है ये हमारा ब्रिज है। देखो ये वाला हमारा ब्रिज है। कुछ नहीं, ये डायग्राम को देखो, थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है, देखो डायग्राम जो है कुछ इस तरह से दिया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो तो देखो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 आ रहा है। मीन्स बीच में ये वाला जो लाइन है, मीन्स ये वाला जो लाइन है इस पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ये वाला जो ब्रिज है, ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा जो है ब्रिज बन जाएगा। मीन्स ये दोनों पॉइंट जो है इस पर चार्ज जो है एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रिज है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं। इसको ब्लैक पेन से करता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट रिमूव हो गया। तो हमारा सर्किट में अब क्या क्या बचा है, देखो सर्किट में बचा है, देखो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, यहाँ पर एक कैपेसिटर बचा है इस तरह से, यहाँ पर बचा है एक, दो यहाँ पर बचे हैं इस तरह से, और इस तरह से बचा है, सब जो है 2C हैं। ध्यान से देखो, तो बीच में ये जो था ये हमने रिमूव कर दिया, ये दोनों, तो बचे टोटल 6 कैपेसिटर्स। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, और तीनों कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में है। तो 2C और 2C का सीरीज़ में हो जाएगा C, इसका हो जाएगा C, इसका हो जाएगा C, और C तीनों पैरेलल में हैं। देखो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा C, इसका भी हो जाएगा C, और इसका हो जाएगा मेरा C, और C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C हो जाएगा मेरा 3C। मीन्स इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा 3C। इस क्वेश्चन में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना था, इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है मेंटेन हो रहा है, तो बीच का ये जो कैपेसिटर था इसको निकाल दिया। आप बोलोगे ये वाला क्यों नहीं निकाला, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो A और B से कनेक्टेड पॉइंट्स है। देखो हमने ऐसा थोड़ी पढ़ा है, हमने ऐसा थोड़ी पढ़ा कि इस तरह से कैपेसिटर हो, हमने ये थोड़ी पढ़ा है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसको निकालना है। हमने पढ़ा है कि बीच का जो ब्रिज है, ये वाला जो ब्रिज आएगा इसको निकालना है ना। ये दोनों पॉइंट तो A और B से कनेक्टेड हैं, ये दोनों पॉइंट को वो नहीं निकालना है, ठीक है।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि बीच का ब्रिज निकालना है। तो बीच का ब्रिज हमने निकाल दिया क्योंकि इस पे चार्ज जो है 0 है। तो हमारा आंसर आ गया इसका 2c और 2c सीरीज में c हो गया, ये 2c c हो गया, ये c हो गया, तो आंसर आ गया 3c। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ऊपर ऑप्शन दिए हैं, पहले इसको पॉज करके आप ट्राई कर लो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर पिछला कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं। यहाँ पर देखो बी पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये सब पॉइंट एक वायर से कनेक्टेड हैं और बीच में कोई भी कैपेसिटर, यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर बीच में लगा नहीं है। हमने कल सिखाया था आपको, यहाँ पर कोई कैपेसिटर ना लगा हो, बीच में वायर हो, तो ये सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अब सेम पोटेंशियल को मैं सब पॉइंट को बी ही लिख देता हूँ, ठीक। सारे पोटेंशियल सेम ही है तो बी लिख देता हूँ। उसी हिसाब से यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ए होगा क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी पोटेंशियल ए होगा, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी ए नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया है, लेकिन यहाँ पर ए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया ए। इस हिसाब से अब देखो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। सपोज़ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा उनका पता नहीं है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स बचे हमारे पास, तो क्या पोटेंशियल होगा उनका पता नहीं है। सपोज़ यहाँ पर मैं एक्स पोटेंशियल मान लूँ एग्जांपल के तौर पे, सपोज़ इसको पी पॉइंट बोल देता हूँ, चलो यहाँ पर पी पॉइंट बोल देता हूँ, कोई पी पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर पी होगा तो यहाँ पर भी पी होगा क्योंकि ये सेम वायर से कनेक्टेड है। समझ पड़ रहा है ना आपको, यहाँ पर पी होगा तो यहाँ पर भी पी होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर क्यू मान लूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल मेरा हो जाएगा क्यू। तो देखो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं, ए बी पी और क्यू। तो यहाँ पर देखो ए एक पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगाना है। तो देखो ध्यान से, ए और पी के बीच में एक सी है, तो ए और पी के बीच में हमने एक सी ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से देखो ए और क्यू के बीच में एक सी है, तो ए और क्यू के बीच में एक सी ड्रॉ कर दिया हमने। उसी तरह से देखो पी और क्यू के बीच में एक सी है, तो पी और क्यू के बीच में हमने एक सी ड्रॉ कर दिया। और देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में भी एक सी है, तो ए और बी के बीच में भी एक सी हम ड्रॉ कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो पी और बी, तो पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर देखो क्यू और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, उसको हमने ड्रॉ कर दिया। सबका कैपेसिटेंस जो है सी है। तो ध्यान से देखो, फिर से हमारा रेशियो जो है मेंटेन हो रहा है कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, CC/CC 1:1 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। तो बीच का ये जो कैपेसिटर है इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल देंगे। ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। ये दोनों सीरीज़ में, ये और ये सब देखो C और C सीरीज़ में हो जाएगा C/2, ये C और C सीरीज़ में हो जाएगा C/2। तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या आएगा लास्ट में, C + C/2 + C/2, मीन्स हमारा आंसर आ रहा है 2C। देखो ये C और C का C/2 हो गया, यहाँ पर ये C है और ये C का हो गया C/2। तो C + C/2 + C/2, क्योंकि तीनों हो गए पैरेलल में, तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या आ गया 2C। मीन्स हमारा जो 2C वाला ऑप्शन है उसके अंदर करेक्ट है। तो इस तरह से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, और भी बहुत से वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर, आप उसको प्रैक्टिस के साथ साथ कर सकते हो। या तो उसको हमारा जो रैपिड फायर वाला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम वो क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मीन्स हमारा जब सारे मेथड्स फेल हो जाएं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन्स जनरल मेथड लगाते हैं। तो जनरल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप को आपको ध्यान रखना होता है और उस स्टेप के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होता है। तो इसको रफ करके हम जनरल मेथड सीखना शुरू करते हैं। तो अब हम सीखते हैं जनरल मेथड टू फाइंड C इक्विवेलेंट ऑफ एनी सर्किट। मीन्स ये मेथड लगा के, भले थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन ये मेथड की यूज़ करके हम किसी भी सर्किट का C इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। उसका पर्टिकुलर स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स पहले आप नोट कर लो और इसी स्टेप को लाइन बाय लाइन लगाकर
आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप कहता है कनेक्ट अ बैटरी across the terminals where C equivalent is to be calculated। मतलब जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसके अक्रॉस आपको बैटरी कनेक्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देखो रिमूव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, रिमूव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव and negative terminal of a battery रेस्पेक्टिवली मतलब पॉजिटिव में से प्लस क्यू निकालना है और नेगेटिव में से माइनस क्यू। ठीक, तो हमको क्या करना है, पहले बैटरी कनेक्ट कर देना है, उसके बाद उसमें से प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज निकालना है। उसके बाद जब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज निकालेंगे तो हमारे पास जो सर्किट होगी उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, अलग अलग ब्रांच होंगे। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट बोल दो, स्प्लिट बोल दो। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट या स्प्लिट चार्जेस, चार्ज कौन सा चार्ज है हमारा, जो प्लस क्यू निकाला है हमने, प्लस क्यू मीन्स क्यू चार्ज को हमको स्प्लिट कर देना है इनटू कोई वेरिएबल असाइन कर दो, Q1 ऐसा Q2 Q3 करके स्प्लिट कर देना है। ठीक, हम चार्ज को स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग चार्ज आएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन मतलब हमने Q चार्ज को Q1 Q2 Q3 में स्प्लिट किया है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 Q3, ऐसे जहाँ तक आपने जितना स्प्लिट किया होगा उतना। देखो Q चार्ज को आप Q1 Q2 Q3 में स्प्लिट करोगे, इसका मतलब टोटल चार्ज तो हमारे पास Q है और जितने चार्जेस में स्प्लिट करोगे उसको एडिशन करोगे, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन तो लगेगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमने Q1 Q2 Q3 में इसको स्प्लिट कर लिया, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। ठीक है, यहाँ पर स्टेप नंबर लिख दो, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, फिर उसके बाद ये स्टेप नंबर 3 है और स्टेप नंबर 4। ओके, हमने Q1 Q2 Q3 में इसको स्प्लिट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द चार्जेस Q1 Q2 Q3 जो भी आपने फाइंड किया होगा इन टर्म्स ऑफ Q बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, हमको क्या करना है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, हमको चार्जेस जो Q1 Q2 Q3 हमने स्प्लिट किया था वो चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ Q। ठीक है, उस फाइंड करने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा किरचॉफ लूप लॉ। अब किरचॉफ लूप लॉ जो होता है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर से समझो कि जो किरचॉफ लूप लॉ होता है उसके अंदर क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा V अक्रॉस अ लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, किरचॉफ का लूप लॉ क्या कहता है, अक्रॉस अ लूप, यहाँ पर लिखो अक्रॉस अ लूप समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लूप को सिंपल सा प्रूफ आप ऐसे ही समझ लो कि देखो यहाँ पर सपोज एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरह से, और यहाँ पर सपोज कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है। तो देखो सपोज ये मेरा A पॉइंट है और यहाँ पर हम देखो पूरे सर्किट में इस तरह से घूम के गए
पूरी सर्किट में घूम के गए और लास्ट में इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक, पूरी सर्किट में घूमे और लास्ट में इसी पॉइंट पर आ गए, तो बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल यहाँ पर सेम हो जाएगा। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। किसी भी लूप के अंदर नेट पोटेंशियल जो होता है मीन्स सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स 0 होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल किस तरह से लिखना है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर समझ लो उसको, आप साइन कन्वेंशन को समझ लो। साइन कन्वेंशन, एक साइन कन्वेंशन आपको बता दे रहा हूँ कि देखो जैसे कि आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हो, मीन्स सबसे पहले पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर जो साइन लिखेंगे हम, यहाँ पर v इक्वल टू लिखेंगे हम प्लस क्यू बाई सी, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो प्लस क्यू बाई सी। और उसी हिसाब से अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो यहाँ पर v इक्वल टू लिखोगे माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये जस्ट हमने एक साइन कन्वेंशन ऐसा डिफाइन किया है। आप चाहो तो इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव वाला नेगेटिव कर दो और नेगेटिव से पॉजिटिव वाला पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। इसका अपोजिट भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ याद रखो ना, कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करना है आपको। तो यहाँ पर v इक्वल टू प्लस क्यू बाई सी, जब पॉजिटिव वाला पहले आ रहा है तो प्लस लिखो, नेगेटिव वाला पहले आ रहा है तो माइनस लिखो। जैसे इस रूप के अक्रॉस हम नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर घूम रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव पहले आया तो प्लस लिखूँगा, यहाँ पर पॉजिटिव पहले आया तो प्लस लिखूँगा, अगर नेगेटिव पहले आता तो मैं माइनस लिखूँगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता तो नेगेटिव पहले आता तो माइनस लिखता मैं। तो आप चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये साइन कन्वेंशन सिर्फ याद रखो, और ये साइन कन्वेंशन का यूज़ करके हम ये Q1 Q2 Q3 हम उसको फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज कैपेसिटेंस C1 है तो यहाँ पर V1 हो जाएगा Q बाई C1, और जैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस C2 है तो V1 हो जाएगा Q बाई C2। तो सपोज यहाँ पर चार्ज Q1 है तो ये हो जाएगा Q1 बाई C1, यहाँ चार्ज Q2 है तो ये हो जाएगा Q2 बाई C2। तो इस तरह से पोटेंशियल हम लिखेंगे, उसके बाद नेट पोटेंशियल इक्वल टू हम 0 कर देंगे और उससे हम चार्जेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने चार्जेस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब 6th स्टेप क्या है हमको कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा v एट a माइनस ऑफ v एट b, और इसको किससे इक्वेट करना है, एंड इक्वेट विथ, हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और इक्वेट करना है q बाई सी इक्वेलेंट से, और इसको इक्वेट कर देना है q बाई सी इक्वेलेंट से। उसके बाद क्या करना है, हमने Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लास्ट स्टेप क्या है कि हमको टर्मिनल के अक्रॉस, देखो सपोज जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, समझो हमारे पास कुछ इस तरह से एक सर्किट है, ठीक, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। उसका हमको क्या करना है, यहाँ पर VA माइनस VB ढूंढना है। अब VA माइनस VB ढूंढने के लिए आप चाहे ये पाथ के अलॉन्ग जाओ, चाहे ये पाथ में जाओ, चाहे ये पाथ में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पॉइंट हमको देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल हम इस पॉइंट पे हैं, फाइनल हम इस पॉइंट पे हैं। आप चाहे जो भी पाथ फॉलो करो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। चाहे आप इस पाथ के अलॉन्ग फाइंड कर लो पोटेंशियल डिफरेंस और इसको इक्वेट कर दो Q बाई सी से, चाहे आप इस पाथ से, तो जितने भी पाथ होंगे उसके अंदर चाहे जो भी पाथ फॉलो करो, आप आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B फाइंड करना है और उसको किससे इक्वेट कर देना है, Q बाई सी से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू। आप इसको जैसे ही इक्वेट करोगे आपको मिल जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके टर्म में आएगा Q बाई सी। हमने यहाँ पर Q1 Q2 को उसको हमने Q के टर्म में फाइंड किया ही है,
तो लास्ट में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये साइन कन्वेंशन आप याद रखो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है और नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो नेगेटिव लिखना है। तो ये थे इसके रूल्स। सबसे पहले हम टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, उसके बाद चार्ज को स्प्लिट कर देंगे Q1 Q2 Q3 में, फिर उसके बाद हम चार्ज कंजर्वेशन लगा देंगे Q = Q1 Q2 Q3 और हम उसके बाद वो चार्जेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ये किरचॉफ का लूप लॉ लगाकर। और उसके बाद हम पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स और उसको इक्वेट कर देंगे Q/CE से और यहाँ पर हमको CE की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था जनरल स्टेप्स, ये होता है स्टेप्स। अब इसी स्टेप को यूज़ करके हम चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो व्हीटस्टोन और बीज हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, हम उसको ये कॉन्सेप्ट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन अच्छे करके आज का लेक्चर हम एंड अप करेंगे। तो इसको यहाँ से रफ करके हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर आपको पहले ही पता हो। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा जो मीन्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो अभी तक ये फॉर्मूला पढ़ा है, मीन्स स्टेप्स पढ़ा है, वो स्टेप्स परफेक्टली एप्लीकेबल हैं। ठीक, वो स्टेप जो है परफेक्टली एप्लीकेबल हैं। ये मेरा A टर्मिनल है, सपोज़ ये मेरा B टर्मिनल है और ये मेरा है A टर्मिनल। ठीक, इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, इसका है 20 माइक्रोफैराड और ये जो है 30 माइक्रोफैराड है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर दो, 20 + 10 30 हो जाएगा और 30 और 30 सीरीज़ में है। हमारा जो आंसर आता है इसका C इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 30 और 30, तो 30 × 30 / 30 + 30। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 30 × 30 / 60 हो जाएगा। मीन्स इसका जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 15 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर आप नोट कर लो कि 15 माइक्रोफैराड हमारा इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, C इक्विवेलेंट = 15 माइक्रोफैराड। जो पहला क्वेश्चन है सिर्फ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। ठीक, तो हमको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30। हमको पूछा है C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, A और B के अक्रॉस हमको C इक्विवेलेंट पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। सपोज ये बैटरी का पोटेंशियल जो है V है, हमने V ऐसे एज्यूम कर लिया है। उसके बाद क्या करते हैं हम, पॉजिटिव टर्मिनल से +Q चार्ज निकालो, नेगेटिव टर्मिनल से -Q चार्ज निकालो। हमने ये निकाला तो +Q चार्ज यहाँ पर आएगा, देखो +Q चार्ज यहाँ पर आया। उसके बाद क्या होता है, +Q चार्ज जो है स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में। यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा हमको नहीं पता। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर गया +Q1 और यहाँ पर गया +Q2। यहाँ पर गया Q1, यहाँ पर गया Q2। उसी हिसाब से -Q भी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से -Q आ रहा है, तो -Q यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर भी -Q आया, तो -Q दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने इसको +Q1 दिया है, तो यहाँ पर इसको हम देंगे -Q1 और यहाँ पर इसको हमने +Q2 दिया है, तो यहाँ पर इसको हम देंगे -Q2। तो देखो इस टर्न जो ये 20 माइक्रोफैराड है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा +Q1 चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा -Q1 चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा -Q2 चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा +Q2 चार्ज। ठीक, यहाँ पर +Q2, यहाँ पर -Q2। ठीक है, यहाँ पर +Q1, यहाँ पर -Q1। हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने क्या बोला, चार्ज कंजर्वेशन लगाना है हमको। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या होगा, Q = हो जाएगा Q1 + Q2, क्योंकि हमने Q को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, Q1 और Q2। यहाँ पर भी लिखोगे तो -Q = -Q1 - Q2, वापस यही इक्वेशन आ जाएगा। तो Q को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, Q1 और Q2 में, तो हमने वो इक्वेशन लिख दिया है। उसके बाद क्या करना होता है, देखो उसके बाद क्या करना होता है, हमको लगाना है लूप लॉ। लूप
लॉ। हमने एक डायरेक्शन असाइन किया है। हमने क्या डायरेक्शन असाइन किया है कि अगर हम देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे अगर हम, तो हम पॉजिटिव लेंगे, मीन्स हम यहाँ पर हम लिखेंगे v इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन सी। और अगर हम देखो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं तो e इक्वल टू लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन सी। तो वही यहाँ पर करने वाले हैं, लूप लॉ लगाने वाले हैं। समेशन ऑफ डेल्टा v इक्वल टू 0। तो देखते हैं हमारे पास लूप कहाँ है। यहाँ पर देखो लूप कहाँ है। लूप देखो यहाँ पर एक लूप दिख रहा है, ठीक है, ये क्लोज लूप दिख रहा है। हमको यहाँ पर लूप लगाना है। लूप मतलब क्या होता है, एक पूरा क्लोज लूप। तभी तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक आएंगे। कोई भी इनिशियल पॉइंट चूज़ कर लो तो वहाँ से फाइनल पॉइंट तक आएंगे, तो हमको डेल्टा v 0 होगा ना, क्योंकि डेल्टा v 0 कब होगा, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो। तो हम एक लूप चूज़ कर लेते हैं। सपोज इसको नाम दे देता हूँ मैं A B C और D। हमने एक लूप चूज़ किया है A B C D। हम क्या करेंगे, यहाँ से A पॉइंट से निकलेंगे और वापस घूम फिर के A पॉइंट तक आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर A सपोज मैं इस तरह से चलता हूँ, ठीक है, मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर लिया है। अब चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं सपोज एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ मैं क्लॉकवाइज घूम के आऊँगा। चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी आ जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब सेम आने वाला है। क्योंकि नेगेटिव घूमोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे। अगर आप इस तरह से घूमोगे, देखो इस तरह से घूमोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से घूमोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अपने आप साइन जो है पूरा एडजस्ट कर लेता है, ठीक। तो आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ, तो हम अज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। देखो ए से मैं यहाँ पर गया, तो यहाँ पर देखो चार्ज जो है प्लस Q1 है। चार्ज क्या है, प्लस Q1, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मीन्स पहले पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो सपोज इसका v1 है, इसका v2 है, तो v1 क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस Q1 अपॉन c कितना है इसका, c इसका 20 है। समझ पड़ रहा है क्या किया मैंने। यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है, तो मैंने प्लस Q1 लिखा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव गया, और इसका c कितना है 20। पहले इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आप जाओगे, देखो यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर पहुँचे तो देखो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पहले नेगेटिव आया तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा। यहाँ पर क्या चार्ज कितना है Q2, यहाँ पर चार्ज कितना है Q2 अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है 10। इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड। इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड, और इसको इक्वल टू हमको 0 करना है, बिकॉज हम यहाँ पर जाएंगे, देखो इस पॉइंट पर फिर से पहुँच गए और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये दोनों है। तो इससे हमारा एक रिलेशन मिलेगा Q1 में। तो क्या मिलेगा रिलेशन, Q1 अपॉन 20 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 10। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या मिला, Q1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2। Q1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2 उसमें पुट करोगे तो उस पर आपको क्या मिलेगा, देखो इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिखा हमने, उसके बाद Q1 की जगह 2Q2 रख दूँ तो हो जाएगा 2Q2 प्लस Q2। तो Q2 मेरा मिल गया Q/3। देखो Q/3 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर Q2 की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर तो Q1 मेरा मिल जाएगा 2Q/3। ठीक है, दोनों को ऐड करके Q आना चाहिए। देखो Q/3 प्लस 2Q/3 मेरा Q हो जाएगा 3Q/3 हो जाएगा Q। तो दोनों को ऐड करके Q आ गया, मीन्स Q1 की वैल्यू मिल गई 2Q/3 और Q2 की वैल्यू मिल गई Q/3। हमने चार्जेस भी फाइंड कर लिए। हमने क्या फाइंड कर लिया, चार्ज। अब हमको क्या करना है, हमने चार्ज फाइंड कर लिया, अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। चाहे कोई भी पाथ आप चूज़ कर लो, चाहे जो पाथ आप चूज़ कर लो। अच्छा ठीक है, इसका जो वेरिएबल्स है ना, मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर P Q R S लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि A और B पॉइंट हमने पहले से अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर जो लूप हो जाएगा मेरा PQRS हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमको एक पाथ चूज़ करना है। ठीक है, चाहे आप यहाँ से चले जाओ ऐसे करके,
चाहे आप यहाँ से चले जाओ ऐसे करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फाइंड करना है। तो आप बोलो चाहे जो पाथ चूज़ कर लो, सपोज़ मैं नीचे वाला पाथ चूज़ कर लूँ या ऊपर वाला, देखना कौन सा पाथ ईजी है आप उसको चूज़ कर लेना, क्योंकि पाथ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सपोज़ मैं नीचे वाला पाथ चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसको मैं इक्वेट करूँगा Q अपॉन C इक्वेलेंट से, क्योंकि हमने यहाँ पर Q चार्ज निकाला था। यहाँ पर जितना चार्ज निकालोगे वही यहाँ पर रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देखो तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, देखो यहाँ से चला तो यहाँ पर सिर्फ पहला कैपेसिटर आ रहा है, कितना आ रहा है Q2, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो पॉजिटिव लिख रहा हूँ Q2 अपॉन 10, और यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर ये 30 वाला आया। 30 वाला कैसे आया, यहाँ पर ये ठीक है, ये मेरा प्लस Q है, ये मेरा माइनस Q है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। देखो मैं इस तरह जा रहा हूँ, देखो पॉजिटिव से मैं ये पाथ चूज़ कर रहा हूँ, कौन सा पाथ चूज़ कर रहा हूँ, ए, और ये मेरा सपोज RSB, ये पाथ चूज़ कर रहा हूँ मैं। तो Q2 अपॉन 10 आया, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ ना, तो प्लस ही आएगा। प्लस कितना आ रहा है, Q अपॉन 30 इक्वल टू हो रहा है Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व कर लो। Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है Q/3, तो यहाँ पर पुट कर दो, हो जाएगा Q/3 इंटू 10 प्लस Q/30 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखो Q/30 हो जाएगा 2Q/30 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। यहाँ से Q कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 15 माइक्रोफराड। तो देखो हमने जो निकाला था C इक्विवेलेंट इक्वल टू 15 माइक्रोफराड, वो हमारा इस मेथड से भी आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेथड हमने अप्लाई किया है, हमारा जनरल मेथड, वो करेक्ट है। वो तो करेक्ट होगा ही, बिकॉज वो जनरल मेथड है, उससे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला इजी क्वेश्चन था जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। इसको हम दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। इसको यहाँ से रफ करके मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप बोलोगे कि ये तो जो है वापस आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन पूछ लिया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो है ये, पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। मीन्स देखो C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू C2 अपॉन C4। देखो ये रेशियो जो है हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है। C अपॉन 2C इक्वल टू 2C अपॉन C आ रहा है, तो इधर 1/2 आ रहा है, इधर 2/1 आ रहा है, तो ये रेशियो जो है मेंटेन नहीं हो रहा है। आप चाहे किसी का भी रेशियो ले लो, चाहे आप C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 ले लो, तो भी नहीं आएगा हमारा आंसर। देखो फिर से C अपॉन 2C इज इक्वल टू 2C अपॉन C आएगा। तो हमारा जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, मीन्स हमारा ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि बीच का हमने रिमूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज से बनने वाला है ही नहीं। तो बताओ ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर हमको यूज़ करना पड़ेगा अपना जनरल मेथड सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद सपोज इसका पोटेंशियल हमने V मान लिया, तो यहाँ से हमने निकाला +Q चार्ज और यहाँ से हमने निकाला -Q चार्ज। सेम जनरल मेथड है। तो यहाँ पर +Q चार्ज आया और यहाँ पर आया -Q चार्ज। अब +Q चार्ज फिर से दो पार्ट में स्प्लिट होगा। यहाँ पर कितना जा रहा है, यहाँ पर कितना जा रहा है हमको नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर +Q1 गया और मान लेता हूँ यहाँ पर गया +Q2। उसी तरह से यहाँ पर मान लेता हूँ -Q1 है, सॉरी देखो Q1 किसके तरफ गया है, C की तरफ। देखो Q1 हमने C की तरफ भेजा है, तो यहाँ पर Q1 हमको C की तरफ भेजना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमेट्री भी तो मेंटेन करना है कि यहाँ पर आप चार्ज Q1 C की तरफ भेज रहे हो, यहाँ पर 2C की तरफ भेजोगे तब तो सिमेट्री मेंटेन नहीं होगी ना, चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा यहाँ पर हो जाएगा -Q1 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा -Q2, ठीक। तो यहाँ पर +Q1 आया, तो यहाँ पर चार्ज आएगा +Q1
यहाँ पर चार्ज आएगा -Q1। यहाँ पर देखो -Q2 आया तो यहाँ पर आएगा -Q2, और अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज आता है तो यहाँ पर आएगा +Q2। उसी तरह से यहाँ पर आया -Q1 तो यहाँ पर आया +Q1। यहाँ पर आएगा +Q2 तो यहाँ पर अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज तो आ जाएगा -Q2। तो इतना तक तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पर कितना चार्ज आएगा बीच में, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो ये तीनों प्लेट, देखो ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों प्लेट जो है आइसोलेटेड प्लेट हैं। कौन से प्लेट्स हैं? आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। तो आइसोलेटेड प्लेट पे नेट चार्ज कितना होता है? 0। यहाँ पर लिखो आइसोलेटेड प्लेट पे नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज होगा 0। अब नेट चार्ज 0 कैसे होगा? सपोज यहाँ पर कितना चार्ज आएगा कि नेट चार्ज 0 हो जाए? देखो यहाँ पर -Q1 है, यहाँ पर +Q2 है। हमको नेट सपोज यहाँ पर x चार्ज है, मान लेता हूँ कि यहाँ पर x चार्ज आया। कितना चार्ज आया हमको नहीं पता, ठीक। यहाँ पर सपोज x चार्ज है तो x प्लस यहाँ पर है +Q2 और यहाँ पर है -Q1 इज इक्वल टू 0। हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी x की वैल्यू आ रही है Q1 -Q2। मीन्स यहाँ पर अगर चार्ज Q1 -Q2 हो जाए तो हमारा नेट चार्ज जो है 0 हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? x की वैल्यू आ गई मेरी Q1 -Q2। यहाँ पर देखो ये Q1 से +Q1 से -Q1 कैंसिल, +Q2 -Q2 कैंसिल। हमारा नेट चार्ज कितना हो गया? पूरी आइसोलेटेड प्लेट पर नेट चार्ज हो गया 0। तो यहाँ पर चार्ज कितना एंटर किया? Q1 -Q2। अब देखो यहाँ पर सेम, देखो यहाँ पर -Q2 है, यहाँ पर +Q1 है। तो बताओ इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा? यहाँ पर -Q2 है तो यहाँ पर आएगा +Q2, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -Q1 -Q2। इसका अपोजिट प्लेट पर अपोजिट चार्ज आता है। अब देखो यहाँ पर -Q1 है तो यहाँ से +Q1 से कैंसिल, यहाँ पर +Q2 है तो यहाँ से -Q2 से कैंसिल। मीन्स ये प्लेट पर अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। तो हमने नेट चार्ज निकाल लिया प्लेट्स पर। आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज 0 होता है, उसके ऊपर से हमने ये चार्ज निकाल लिया था। तो अब हम क्या करते हैं? हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, ठीक है। यहाँ से आ रहा है Q2 चार्ज, यहाँ पर आ रहा है Q1 चार्ज, यहाँ पर है Q चार्ज। अब हम उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे कि समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। हमको एक और पता है कि यहाँ पर हमने Q को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, तो Q इक्वल टू Q1 + Q2 लिखना मत भूलना, ठीक। तो हम समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0 करते हैं। तो सपोज हम ये लूप चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये लूप चूज़ कर लिया हमने, क्लॉकवाइज यहाँ से मूव करता हूँ मैं। चाहो तो आप ये लूप भी चूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लूप चूज़ करने से चार्ज मीन्स लूप चूज़ करने से, लूप का डायरेक्शन चूज़ करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप ये लूप चूज़ करो, चाहे आप एंटी क्लॉक और डायरेक्शन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बात इतना ध्यान रखना कि ये लूप हमने चूज़ किया है। सपोज ये लूप का नाम दे देता हूँ मैं PQRS। तो लूप हमने लूप PQRS चूज़ किया, सब अपने आप सेट हो जाता है। तो देखो इस लूप में सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो पहले +Q1 चार्ज आ रहा है, और अपॉन C, क्योंकि पहले पॉजिटिव आया। यहाँ पर देखो हम यहाँ से घूम गया, यहाँ पर आए तो यहाँ पर चार्ज कितना है? यहाँ पर चार्ज है Q1 -Q2 और पहले पॉजिटिव वाला है तो +Q1 -Q2 अपॉन इसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना है? 2C प्लस, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पर आया, यहाँ पर चार्ज कितना है? Q2, लेकिन हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, मीन्स पहले नेगेटिव आ रहा है तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो आएगा यहाँ पर -Q2 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है? 2C इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से देखो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 2Q1 + Q1 -Q2 इक्वल टू 0। तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ से आ रहा है मेरा 3Q1 इक्वल टू 2Q2।
तो यहाँ से मेरा आ रहा है Q1 इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ Q2। यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू आ रही है 2/3 टाइम्स ऑफ Q2। अब इसको हम ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उसके बाद हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमको पता है Q इक्वल टू आ रहा है Q1 प्लस Q2, तो Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है 2/3 टाइम्स ऑफ Q2 प्लस Q2। तो यहाँ से आ रहा है 2 + 3 5, तो Q इक्वल टू आ रहा है 5Q2/3। इसका मतलब Q2 की वैल्यू क्या आ रही है, Q2 की वैल्यू आ रही है 3/5 टाइम्स ऑफ Q, 3/5 टाइम्स ऑफ Q। इसका मतलब क्या है कि हमारे Q1 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे Q1 की वैल्यू आएगी 2/5 टाइम्स ऑफ Q, क्योंकि दोनों को ऐड करके हमारा बनना चाहिए Q। आप यहाँ पर पुट करके भी चेक कर सकते हो, 2/5 टाइम्स ऑफ Q प्लस 3/5 टाइम्स ऑफ Q हमारा Q हो जाएगा। तो Q1 और Q2 हमने ढूंढ लिया। यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर Q1 जो चार्ज है वो 2/5 टाइम्स ऑफ Q है, और यहाँ पर 3/5 टाइम्स ऑफ Q है, और यहाँ पर उसका डिफरेंस है Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 का जो डिफरेंस होगा यहाँ पर आ जाएगा उसका चार्ज। तो हमने चार्ज तो ढूंढ लिया, अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। इस इक्वल टू हमने यहाँ पर चार्ज कितना दिया है Q, तो Q/C इक्विवेलेंट। इससे हम अपना आंसर निकालेंगे। तो कोई भी पाथ चूज़ कर लो आप, चाहे तो आप ये पाथ चूज़ कर लो सिंपल सा, चाहो तो आप ये पाथ चूज़ कर लो, सिंगल पाथ चूज़ करना, ठीक है। ऐसे गोल गोल मत घूमते रहना, ये ऐसा वापस घूम, एक बार पाथ चूज़ करो, ठीक। या तो आप ये पाथ चूज़ कर लो, या तो आप ये वाला यहाँ से घूम के यहाँ पर चले जाओ, या तो आप यहाँ से चले जाओ। तो आप जो बोलो वो पाथ हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक। 1 2 3 में से चाहे जो पाथ बोलो। तो हमको सबसे इजी वाला जो पाथ लग रहा है वो ये पाथ लग रहा है सिंपल सा, या तो ये पाथ नहीं चले जाओ, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। हम ये पाथ चूज़ कर लेते हैं ऊपर वाला। तो मैं पाथ चूज़ कर रहा हूँ A, पाथ चूज़ कर रहा हूँ मैं A, P, Q और B, ठीक। अब यहाँ से चलता हूँ मैं। देखो सबसे पहले आ रहा है Q1 चार्ज, और पहले पॉजिटिव आ रहा है, तो Q1/, कैपेसिटेंस C। यहाँ पर देखो पहले पॉजिटिव आ रहा है और Q2 चार्ज है, तो प्लस Q2/2C इस इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ रहा है B पॉइंट पर, इस इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर पुट कर दो, Q1 की वैल्यू क्या है 2/5 टाइम्स ऑफ Q/C, और यहाँ पर आ रहा है 3/5 टाइम्स ऑफ Q/C इस इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 3/5 है इंटू 2C है ना, इंटू 2C है। तो यहाँ पर फर्दर क्या आ रहा है मेरा कि 2/5C प्लस 3/10C इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 4 + 3 7, तो आ रहा है मेरा, कहाँ लिखता हूँ इसको कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ओके ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एलसीएम लूँगा तो 4 + 3 आ जाएगा 7/10, 7/10C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है। तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10C/7, 10/7C। C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है 10/7C। ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था, हमने C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, 10C/7 आ गया है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना था। यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट था, उसको भी हमने लगा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट यूज़ हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसके बेस पे आज कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज का लेक्चर हम एंड अप करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ऐसे और भी कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के अंदर, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो एक काम करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें भी हमको कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है कि हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमको जनरल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, इसके बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, जिसका पोटेंशियल हम V मानते हैं। तो यहाँ से चार्ज निकालते हैं हम प्लस Q और यहाँ से चार्ज निकालते हैं हम माइनस Q। उसके बाद प्लस Q यहाँ पर आएगा, देखो प्लस Q चार्ज यहाँ पर आएगा। उसके बाद दो रास्ते हैं, दो रास्ते में स्प्लिट कर जाएगा, दो रास्ते में इक्वली, देखो दो रास्ते में स्प्लिट कर जाएगा। सपोज़ यहाँ पर मैं Q1 चार्ज दूँ और यहाँ पर मैं Q2 चार्ज दूँ, ठीक। उस हिसाब से यहाँ पर माइनस Q चार्ज यहाँ तक पहुँचा, माइनस Q चार्ज यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q1। हमने इस तरफ प्लस Q1 भेजा है तो इस तरफ हम माइनस Q1 भेजेंगे, ये पाथ के अलोंग, और ये पाथ के अलोंग हमने Q2 भेजा है। तो यहाँ पर देखो चार्ज कितना आ रहा है प्लेट्स के ऊपर, यहाँ पर आ रहा है प्लस Q2, यहाँ पर आ रहा है माइनस Q2। यहाँ पर देखो इस प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है माइनस Q2, अपोजिट प्लेट पर अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पर आएगा प्लस Q2, ठीक। उसी हिसाब से देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आएगा प्लस Q1 और यहाँ पे आएगा माइनस Q1, और उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा माइनस Q1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q1, ठीक। सपोज़ यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 चार्ज आया, सपोज़ मान लेता हूँ कि यहाँ पर हो गया Q3 और यहाँ पर हो गया Q4, ऐसा मान लेते हैं हम। लेकिन आप ध्यान से देखो कि देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों पे चार्ज कितना है, इस पर भी चार्ज Q2 है, इस पर भी चार्ज प्लस माइनस Q2, इस पर भी चार्ज प्लस माइनस Q2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में हैं। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में हैं। उसी हिसाब से देखो कि अगर हमने इसको प्लस Q3 दिया है तो इस पर माइनस Q3 जाएगा यहाँ पर, और इस पर यहाँ पर आएगा माइनस Q4। तो देखोगे तो इस पर माइनस Q4, इस पर प्लस Q4। आप देखोगे यहाँ पर तो इस पर आ जाएगा Q4 और माइनस Q4। तो इसी हिसाब से क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखो चार्ज कितना जा रहा है, Q4 जा रहा है, और यहाँ पर देखो चार्ज आ रहा है Q2 और Q2। देखो यहाँ पर सेम चार्ज है, यहाँ पर सेम चार्ज है, हम चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो Q2 है, यहाँ पर भी Q2 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर भी Q4 चार्ज है, यहाँ पर भी Q4 चार्ज है, इसका मतलब ये है कि दोनों ये भी आपस में सीरीज़ में हैं। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q3 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि बीच में ये जो कनेक्शन किया है हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, समझो। हर बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, इसका मतलब बीच का जो ये कनेक्शन किया है, ये कनेक्शन फालतू में ही किया है। ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं और ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, और यहाँ पर ये तीनों आपस में, देखो ऊपर देखो ये सीरीज़ में, इसके साथ ये पैरेलल में, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। मीन्स बीच में ये जो कनेक्शन दिया था यहाँ पर कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये फालतू में दिया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर भी Q2 चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि Q2 चार्ज पूरा यहाँ पर ही चला जा रहा है, बीच में जो कनेक्शन है वो तो फालतू में ही दिया है, ठीक। इससे हमने ये अज्यूम किया कि बीच का कनेक्शन फालतू है। अब देखो सर्किट हमारी आसान हो गई। अब सर्किट किस तरह से बन गई है, अब सर्किट तो हम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सर्किट देखो यहाँ पर रीड्रॉ करता हूँ सर्किट को। यहाँ पर एक कैपेसिटर है C का, और बीच में यहाँ पर देखो ये सीरीज़ में है, देखो इस तरह से बन गया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सर्किट एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी बिना फॉर्मूला लगाए। तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो जनरल मेथड का था, लेकिन हमने जनरल मेथड से प्रपोज किया कि यहाँ पर ये दोनों चार्जेस सेम आ रहे हैं तो दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आंसर निकाल सकते हो आप इजीली। देखो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है। देखो ये दोनों आपस में सीरीज़ हैं, तो C और C सीरीज़ में, इसका आंसर हो जाएगा C/2, और C/2 प्लस C, इसका आंसर हो जाएगा 3C/2, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3C/2। अब 3C/2 C और C, देखो तो C 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो 3C/2 यहाँ का, इसका टोटल कितना है मेरा आंसर,
इसका आंसर मेरा आया 3c/2। तो 3c/2, c और c तीनों सीरीज़ में है, तो उसका आंसर निकालो 1/c प्लस 1/c प्लस 3c/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/c इक्वलेंट इक्वल टू 8/3c। इसका मतलब हो रहा है c इक्वलेंट क्या रहा है मेरा? 3c/8। तो देखो यहाँ पर c और c हो जाएगा c/2, तो 3c/8 और c/2 दोनों किस में है? पैरेलल में। तो हमारा लास्ट का फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर इसका आंसर आया, इसका पूरा आंसर कितना आया? इसका पूरे का आंसर आया मेरा, इसका पूरे का मेरा आंसर आया 3c/8 और इसका आंसर आएगा मेरा, इसका आंसर आएगा मेरा c/2। तो 3c/8 और c/2 किस में है? पैरेलल में। तो फाइनल मेरा c इक्वलेंट आ जाएगा 3c/8 और c/2। तो 4 + 3 ओके 2 4 = 8, तो 4 + 3 11c/8 इसका आंसर आ रहा है। +3 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 7c/8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7c/8। मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हो रही थी चार्जेस की, वो स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज़ में जाएंगे और बीच का जो कनेक्शन था वो फालतू में दिया था, उसको हमने निकाल दिया यहाँ पर। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप इसकी तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हो और इसके डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि इसके अंदर वो फोल्डिंग वाला लॉ होता है, मिरर सिमेट्री होता है, लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ आप बेसिक्स आइडिया लो और जितने क्वेश्चन हो सके वो करो। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डाइलेक्ट्रिक्स पर बेस्ड होगा, तब तक आप इसके बेस्ड के ऊपर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड को शेयर करो और ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।